एक झूठ कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, बल्कि उसे छुपाने के लिए कई और झूठ भी बोलने पड़ते हैं। लेकिन एक सच वो सारी बिखरी हुई चीजों को समेट सकता है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन 1999 से, जहाँ तीन दोस्तों जेटी, डीन और वेस को एक घर के बाहर कुछ प्लान करते दिखाया जा रहा था। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये लोग किसी तरह कैंडीज नहीं देते, इन्हें सबक तो सिखाना होगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और दरवाजे के बाहर किसी चीज में आग जला देते हैं और वहाँ की डोरबेल बजाकर एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई गेट नहीं खोलता। अब ये लोग देखते हैं कि आग बढ़ रही है। ये तीनों वहाँ आकर आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। डीन उस घर के अंदर जाता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन घर में कोई मौजूद नहीं था। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनका इरादा तो सिर्फ शरारत करने का था, आग लगाने का तो नहीं। अब वहाँ अलार्म बजने लगता है। इससे पहले कि कोई वहाँ आता, ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी डीन कहता है कि एक आइडिया है। डीन एक जैकेट पर रिकी का नाम लिख देता है। फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम को वहाँ दिखाया जाता है। एक ऑफिसर वो जैकेट हाथ में लिए कहता है कि मस्तियाँ करते हुए बच्चे की जैकेट में आग लग गई और वो इसे यहीं फेंक गया। देखो, इस पर इस बच्चे का नाम भी लिखा है, रिकी। अब वहाँ एक लेडी ऑफिसर आकर कहती है कि अभी पता चला है कि यहाँ के स्कूल में इस नाम का कोई बच्चा नहीं, शायद ये किसी और शहर का है। ये सब एक जगह छिपे खड़े ये तीनों भी सुन रहे थे। डीन कहता है कि प्लान काम कर गया और हमें जिंदगी भर के लिए एक दोस्त भी मिल गया, रिकी। अब सीन आता है प्रेजेंट डे में, जहाँ डीन की वाइफ एरिन किचन में खड़ी काम कर रही है और डीन के मोबाइल पर रिकी की कॉल आती दिखाई जाती है। फिर डीन भी वहाँ अपने डॉगी के साथ आ जाता है। दरअसल ये लोग बेबी शॉवर की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सामने टीवी भी चल रहा था, जिसे देखकर एरिन बताती है कि ये प्रोग्राम है हीरो ऑफ द वीक का और मेरा बॉस चाहता है कि मैं इसके ऊपर एक स्टोरी लिखूं, लेकिन मुझे कोई ऐसी स्टोरी मिलती ही नहीं, मुझे तो सिर्फ बच्चों वाली स्टोरीज ही मिलती है। वो डीन को तो पिक्चर्स देते हुए कहती है, क्या तुम ये वहाँ सामने लगा दोगे? ये जेटी और सुसैन की बचपन की फोटोज हैं। यही इनकी बातों से पता चलता है कि डीन को बच्चे ज्यादा पसंद नहीं। वो बातों बातों में ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स की सोच भी यही थी। अब जेटी और सुसैन भी वहाँ आ जाते हैं और पता चलता है कि ये इनके होने वाले बेबी का बेबी शॉवर है। अब फिर डीन का मोबाइल रिंग करने लगता है। एरिन उसे बताती है कि रिकी बहुत देर से कॉल कर रहा है। जेटी कहता है कि वो मुझे भी काफी देर से कॉल कर रहा था, पूछो क्या बात है। अब डीन कॉल पर बात करने के बाद इन्हें बताता है कि रिकी का कैंसर दोबारा लौट आया है और उसकी सर्जरी होनी है। उसके पास कोई नहीं, वो बिल्कुल अकेला है ऑर्गेनी में। अब इन दोनों की वाइफ इन्हें फोर्स करती है कि इन दोनों को रिकी के पास जाना चाहिए, आखिर वो इनका बचपन का दोस्त है। वो कहती है कि हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। अभी दोनों अपना सामान लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पहले ही गाड़ी के साथ वेस मौजूद था। अब यहाँ इन तीनों की बातों से अंदाजा होता है कि रिकी तो कोई है ही नहीं, ये सारा घूमने जाने के लिए इनका अपना बनाया हुआ सिर्फ प्लान था। ये तीनों फ्लाइट में आकर अपने मोबाइल ऑफ कर देते हैं। डीन वेस को एक नोटबुक जिसका नाम इन लोगों ने बाइबल रखा है वो निकालने के लिए कहता है और ये इस पर रिकी वाला सारा प्लान नोट करते हैं। ये लोग ये हमेशा ही किया करते थे ताकि ये तीनों रिकी से रिलेटेड एक ही बात बोले और इन्हें याद भी रहे। अब ये उस शो में पहुंच जाते हैं और वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। फिर ये लोग ड्रिंक ऑर्डर करने लगते हैं, जहाँ वेस इन्हें कहता है कि तुम लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सच बोल देते तो तुम्हारी वाइफ इस छोटी सी पार्टी को मिस करने के लिए तुम्हें माफ कर देती। जेटी कहता है वो छोटी सी पार्टी नहीं, मेरे होने वाले बेबी का बेबी शॉवर था। अब यही इनकी मुलाकात रॉड से होती है, जो इन्हें अपने एक शो में आने के लिए इन्वाइट करता है। वो बताता है कि वो एक एक्टर है और शोज वगैरह किया करता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम तुम्हारे शो में आ पाएंगे, हाँ लेकिन तुम्हें एक ड्रिंक जरूर पिला सकते हैं। अब रॉड इन्हें मिमिक्री भी कर दिखाता है। अब रॉड इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मगर जेटी इससे काफी रूड बिहेव कर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब रॉड वहाँ से चला जाता है। डीन अब जेटी से कहता है कि तुझे उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। वो कहकर रॉड के पीछे जाता है और उससे जाकर एक्सक्यूज करता है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे किसी को देखकर रॉड एक जगह छिपने लगता है। डीन भी इसी के पास आ जाता है और पूछता है कि किससे छिप रहे हो। रॉड कहता है कि वो मेरे फैंस हैं, बस अभी मेरा मूड नहीं कि किसी से बात करूं, इसलिए छुप रहा हूं। वो अपना कार्ड डीन को देते हुए कहता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, कभी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर करना। अब डीन आगे जाता है, जहाँ वो एक आदमी के पास बहुत क्यूट सा डॉगी देखता है। वो अपना मोबाइल ऑन करता है उसकी पिक्चर लेने के लिए, मगर तभी उसके मोबाइल पर काफी सारे मैसेजेस आते हैं। वो फौरन जेटी और वेस को जाकर बताता है कि सुसैन हॉस्पिटल में है। अब ये वापसी के लिए निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ जेटी का बेबी हो चुका था। सुसैन यहाँ थोड़ा नाराज होती है कि मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में होते। जेटी कहता है कि मुझे क्या पता था 6 वीक्स पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। यही हॉस्पिटल में जेटी और सुसैन दोनों की मॉम्स मौजूद थी। सुसैन की मॉम यानी कि लियोना इन लोगों से पूछती है कि ये बताओ तुम लोग थे कहाँ। हमने वहाँ के तमाम हॉस्पिटल्स में कॉल्स की, लेकिन वहाँ रिकी नाम का कोई पेशेंट था ही नहीं। करा कीथ भी वेस से रिकी के मुतालिक सवाल करने लगता है। दरअसल कीथ और वेस साथ रहते हैं। इसको क्योंकि ज्यादा झूठ नहीं बोलने आते, इसलिए वो घबरा कर कह देता है कि ये सब कुछ झूठ था। बड़ी ही मुश्किलों से डीन सारी बात संभालता है। वो कहता है कि रिकी ने हमसे झूठ बोला, उसका कैंसर वापस नहीं आया, बल्कि वो कैंसर खत्म होने की खुशी में पार्टी हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने हमें झूठ बोलकर वहाँ बुलवाया। अब लियोना कहती है कि अगले हफ्ते सरकमसेशन सेरेमनी में रिकी की खबर मैं लूंगी, उसे उसमें जरूर बुलाना। अब ये तीनों इस बात को टालने की कोशिश कर रहे थे कि वो आ नहीं सकेगा, लेकिन ये सब लोग मिलकर उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि उसे आना ही होगा। डीन कहता है कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, उसे आना ही होगा। अब इन तीनों को एक जगह बैठे दिखाया जाता है, जहाँ वेस कहता है कि मेरे ख्याल में हमें सबको सब चीजें सच बता देनी चाहिए। जेटी कहता है कि तुम चाहते हो मेरी शादी टूट जाए। अब डीन को रॉड का ख्याल आता है और ये उसे हायर करने का सोचते हैं, रिकी बनाकर सबसे मिलवाने के लिए। अब डीन रॉड को कॉल कर हायर कर लेता है। अब ये तीनों दोस्त रॉड को लेने के लिए एयरपोर्ट आते हैं, जहाँ डीन बताता है मैंने इसे सब कुछ समझा दिया था, बाइबल भी उस तक पहुंचा दी थी ताकि वो रिकी के कैरेक्टर को समझ सके। रॉड वहाँ काफी खराब कंडीशन में पहुंच जाता है, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं कि तुमने ड्रिंक की हुई है। रॉड कहता है नहीं, क्योंकि रिकी
ड्रिंक नहीं करता, इसलिए मैंने 3 दिन से ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया जब भी मेरी ये कंडीशन है। अभी लोग रॉड को फ्रेश होने के लिए वेस के साथ भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे जेटी की तरफ ले आना। सीन अब सर्कमसेशन सेरेमनी की तरफ आता है जहाँ सारे मेहमान आ गए थे और जेटी और डीन का बॉस भी वहाँ आया था। यहीं कार्ली जो कि अरीन की कजन है वो भी मौजूद है और ये रिकी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब ल्यूना इन लोगों से रिकी की खोज करने लगती है और कहती है कि वो आया नहीं अभी तक, वो आएगा भी या नहीं, तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि रिकी है ही नहीं। अब रॉड यानी रिकी वहाँ आ जाता है और सबसे मिलता है। वो सुसैन से माफी भी मांगता है कि जब जेटी को तुम्हारे पास होना चाहिए था वो मेरे साथ था, दरअसल मुझे पता नहीं था। सुसैन कहती है कोई बात नहीं। यहाँ लियोना काफी हैरानगी से रिकी को देख रही थी। अब वो रिकी से कुछ पूछने लगती है कि डीन उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि इस औरत से दूर रहना ये सर दर्द है। अब डीन लोगों का बॉस आकर रिकी से मिलता है और बिजनेस के टॉपिक पर उससे बात करने लगता है। रिकी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके साथ बात करता है और वहाँ सब लोगों को इम्प्रेस कर देता है। डीन अब रिकी से कहता है कि बिजनेस की बातें तुम्हें कैसे पता चली। रिकी कहता है कि ट्विटर से पढ़ी और कुछ एडिशन मेरा भी था। अब रिकी को कीथ से बात करते दिखाया जाता है जहाँ वो रिकी से कहता है कि मैं गधों की तरह काम करता रहता हूँ और वेस घर में पड़ा रहता है, मैं थक गया हूँ इस तरह से। वो खुद को सुधारने के लिए कुछ करता ही नहीं। रिकी उसे कहता है कि वो एक बुक लिखने की कोशिश तो कर रहा है। कीथ कहता है कि मुझे तो इस बारे में नहीं पता। वहाँ एरिन को डीन से ये कहते दिखाया जाता है कि रिकी तुम लोगों से उम्र में काफी बड़ा नहीं है। डीन बात संभालने की कोशिश कर रहा था। अब फिर ल्यूना आकर रिकी से उसके बिजनेस के बारे में डीपली कुछ सवाल करने लगती है। डीन लोग फिर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ल्यूना कहती है कि मैं जो भी कुछ कह रही हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि तुम असली हो ही नहीं। अब रिकी उसके सारे सवालों के जवाब देता है। अब वहाँ एक आदमी आता है जो शोज वगैरह में काम किया करता है। उसे देखकर रिकी कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। डीन इससे कहता है कि तुम जाकर छुप जाओ, मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। अभी तीनों दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम उसे पिल्स देकर सुला देंगे। अब ये किसी तरह उसे पिल्स देने की कोशिश करते हैं मगर वो पिल वहाँ आकर सर्कमसेशन करने वाला खा लेता है। अब वो सर्कमसेशन करने लगता है। वहीं अब रिकी उस आदमी के साथ आकर डीन और वेस को बताता है कि मैंने इसे सिर्फ टीवी शो में देखा था और हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वहाँ सर्कमसेशन वाला सेशन करते हुए बीच में ही बेहोश हो जाता है। फिर सर्कमसेशन अब रिकी कंप्लीट करता है। अब रिकी से अब मजीद इम्प्रेस हो जाते हैं। अब रिकी सबको अलविदा कर वहाँ से चला जाता है। डीन उसे उसके पैसे देता है और ये तीनों उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब डीन और जेटी को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ इनका बॉस इन्हें बताता है कि मैं रिकी से काफी इम्प्रेस हुआ और मैंने उसे जॉब पर भी रख लिया है। मैंने सही वक्त पर उसे कॉल कर जाने से रोक लिया। ये दोनों सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहाँ रिकी बड़ी किटशिट में आता है। डीन और जेटी उसके केबिन में आकर उसे कहते हैं कि तुम क्या सोचकर यहाँ आए हो। इस पर रॉड कहता है कि हैरानगी की बात है ना, बिना किसी मेहनत के ही मुझे जॉब मिल गई। ये लोग उसे कहते हैं कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं ना कोई ड्रामा है, तुम्हें इस जॉब के बारे में कुछ पता भी है। रिकी कहता है कि तुम लोग मेरी हेल्प कर देना ना। ये लोग उसे कहते हैं कि यहाँ से बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे, तुम्हें जाना होगा। वहाँ कोई डीन को बुलाने आता है। डीन अपनी केबिन में आकर देखता है कि वहाँ इरेन मौजूद थी जो उसे बताती है कि मुझे हायर कर लिया गया है। मैंने उन्हें रिकी की स्टोरी सुनाई थी जो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे हीरो ऑफ द वीक की स्टोरी के लिए चुन लिया है। हमें उसे वापस लाना होगा। डीन कहता है ये मुश्किल होगा मगर तभी पीछे से गुजरते रिकी को एरिन देख लेती है और उसके पास चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और डीन और जेटी को ये सारी बात वेस को वीडियो कॉल पर बताते दिखाया जाता है। डीन कहता है कि मामला बहुत खराब हो गया है, इससे एरिन का पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। अब इन तीनों दोस्तों को बार में दिखाया जाता है जहाँ रॉड भी कार्ली के साथ मौजूद था। अब बार के बाहर जेटी डीन से कहता है कि अगर रॉड को नौकरी से निकाल दिया गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सीन मूव होकर ऑफिस में आता है जहाँ बॉस प्रेजेंटेशन दे रहा था और रॉड उसे रिकॉर्ड कर रहा था। बॉस सबसे राय लेने लगता है और डीन यहाँ रिकी को फंसा देता है। हमें रिकी की राय लेनी चाहिए। रिकी कहता है कि हमारी कंपनी ने जो पैसा कमाया हमें उसे गरीबों में भी बांटना चाहिए। रिकी कहता है कि अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को लोगों की भलाई में लगा दें तो सारी दुनिया हमारी फैन हो जाएगी। वहाँ मौजूद बाकी के लोग तो इस बात पर अजीब रिएक्ट करते हैं लेकिन बॉस को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो कहता है कि हम कुछ पैसा लोगों की भलाई के लिए लगा सकते हैं और हमें इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी होंगे। बॉस इसी दिन जिस दिन रिकी का वो प्रोग्राम हीरो ऑफ द वीक टीवी पर आना है उसी दिन वो किसी कंपनी के साथ एक डीलिंग के बारे में जेटी डीन और रिकी को बताता है। अब सीन शिफ्ट होता है और ऑफिस में डीन और जेटी साथ बैठे बात कर रहे थे कि हम तो इसकी जड़ें कटवाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। इन्हीं के पास रिकी वेस के साथ आता है और बताता है कि मैंने इसे अपना असिस्टेंट रखा है। अब रिकी ने बॉस का वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहता है कि मैंने नोट किया है बॉस जब प्रेजेंटेशन देते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी नहीं होती और हमें ये बात बॉस को बतानी चाहिए। डीन और जेटी उसे कहते हैं कि हाँ तुम्हें जरूर बतानी चाहिए। दरअसल यहाँ भी ये लोग इसका बुरा ही सोच रहे थे। रिकी अब बॉस के पास चला जाता है। बॉस गुस्से में डीन और जेटी को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों ने कभी ये सारी चीजें नोट नहीं की जो रिकी ने नोट की। बॉस अब डीन की जगह रिकी को इंचार्ज बना देता है। रिकी अब डीन से कहता है कि मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए क्योंकि तुम काफी टाइम से इंचार्ज हो। वो अपने मोबाइल से रिकॉर्डर स्टार्ट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी सलाह सेव करना चाहता हूँ। डीन उसे एक जगह धक्का देता है। रिकी का मोबाइल भी गिर जाता है। डीन कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम क्यों भूल रहे हो, तुम रिकी नहीं रॉड हो, तू एक शराबी था। रॉड कहता है कि हाँ मैं शराबी था लेकिन जब से मैं रिकी बना हूँ मैंने हर चीज छोड़ दी और जो इज्जत और मोहब्बत मैंने पाई मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर मैं वापस चला गया तो सब कुछ मुझसे छिन जाएगा, मुझसे सब कुछ मत छीनो प्लीज। अब यहाँ इनकी हल्की फुल्की फाइट भी होती है। रिकी अब बताता है कि अगर मैं वापस गया तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो मुझे मार देंगे और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे पीछे पड़े क्यों हैं। डीन अब काफी इमोशनल होकर कहता है कि सब मेरी गलती है, मैंने कभी किसी चीज की कदर ही नहीं की। मेरे पास दोस्त थे, इतनी अच्छी नौकरी थी और सबसे बढ़कर इतनी मोहब्बत करने वाली मेरी वाइफ, मगर मैंने किसी की भी कदर नहीं की। मैं अब सब कुछ गंवा दूंगा। अब डीन को बार में वेस के साथ दिखाया जाता है जहाँ वेस उसे कहता है कि तू बहुत झूठ बोलता है यार, मुझे मालूम है जब तू छोटा था तेरा हाथ गिरने से नहीं टूटा था बल्कि जब मैं तेरे घर आया तो मैंने तुम्हारे डैड की आवाज सुनी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड बहुत खराब थे, वो तुम पर काफी जुल्म करते थे, इसलिए तुम मेरे और जेटी के घर सोने आते थे और शायद इसलिए तुमने झूठ बोलना शुरू किया। लेकिन अब तुम वो नहीं रहे, तुम झूठ
झूठे इंसान नहीं हो, तुम एरिन को सच बता दो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। अब डीन वहाँ से चला जाता है। अब डीन को अपने घर दिखाया जाता है जहाँ एरिन के आने पर वो उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोलता है एरिन कहती है कि वो सब जानती है। वो कहती है कि तुमने ही कहा था ना मैं एक अच्छी रिपोर्टर हूँ, मैं काफी पहले ही जान गई थी। रिकी ने मुझे तुम्हारी बाइबल दिखाई, वो बिल्कुल अच्छी नहीं। तुमने सिर्फ घूमने फिरने के लिए मुझसे झूठ बोले, तुम मुझे भी तो साथ ले जा सकते थे, या शायद तुम मुझसे दूरी चाहते थे। वो कहती है कि अब इन बातों का खैर कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो गई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर वहीं आता है जहाँ डील होनी थी। वहाँ सब लोग पहुंच चुके थे। बॉस आकर जेटी और वेस से पूछता है कि डीन कहाँ है और रिकी कहाँ है, उसे तो सबसे इंट्रोड्यूस करवाना है। अब डीन वहाँ आ जाता है और आकर इन दोनों को बताता है कि कोई शो नहीं होने वाला। एरिन को सब पता था, वो सर्कमसेशन वाले दिन से ही सब समझ गई थी। अब डीन बॉस के पास जाता है जो स्टेज पर खड़ा अनाउंस कर रहा था कि रिकी अब यहाँ आने वाला होगा और आप लोगों को इस स्क्रीन पर रिकी को हीरो ऑफ द वीक में भी देखेंगे। डीन अब स्टेज पर आकर कहता है कि हम रिकी का हीरो ऑफ द वीक सेगमेंट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि रिकी का कैरेक्टर सिर्फ मेरा झूठ था, वो असली नहीं है। यूना जो वहीं खड़ी थी कहती है कि मैं ये सब कुछ पहले ही जानती थी। डीन बॉस समेत सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि बॉस की कंपनी बहुत अच्छी है, प्लीज मेरी हरकतों की वजह से कंपनी की डील मत कैंसिल कीजिएगा। यहाँ वेज अब जेटी से कहता है कि अगर शो होना ही नहीं था तो कल न्यूज वाले क्यों आए थे, उन लोगों ने रिकी का इंटरव्यू भी लिया। अब डीन वहाँ से जाने लगता है। बॉस उसे कहता है कि अपना सामान ऑफिस से हटा लेना। अब यही स्क्रीन पर रिकी का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसमें रॉड की सारी सच्चाई बताई जा रही थी कि वो रिकी नहीं बल्कि रॉड है और उसने किस तरह से रिकी से रॉड तक का सफर किया। यहाँ रॉड इंटरव्यू में अपने बारे में सब बता रहा था। वे सब डीन को अंदर बुलाता है कि अंदर आकर देखो क्या हो रहा है। अब डीन भी ये सब कुछ देखने लगता है। रॉड इन तीनों की बहुत तारीफ कर रहा था और बॉस की भी तारीफ कर रहा था। वो कार्ले का भी बता रहा था कि मुझे एहसास करने वाली लड़की मिली। अब वहीं कार्ले और रॉड को साथ दिखाया जाता है। एंकर कहता है कि हमने रिकी यानी कि रॉड को चुना है हीरो ऑफ द वीक। सब बहुत क्लैपिंग करते हैं। वो कंपनी भी डीन के बॉस के साथ डील कर लेती है और बॉस भी डीन को ऑफिस से नहीं निकालता। अब सुसैन आकर जेटी से कहती है कि तुम्हारी सजा ये है, तुम अगले 6 मंथ तक घर के पीछे वाले अपार्टमेंट में रहोगे। अब डीन एरिन के पास आकर पूछता है कि मुझे समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। एरिन बताती है कि जब मुझे सच का पता चला तो मैंने चैनल वालों को कहानी दी और फिर वो लोग आकर रॉड से मिले, इन्हें कहानी पसंद आई। अब डीन इससे माफी मांगते हुए कहता है क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी। वो कहती है कि मुश्किल तो है मगर ये सुनो, ये मुझे रॉड ने भेजा। ये वही रिकॉर्डेड ऑडियो था जिसमें डीन कह रहा था मुझे सब कुछ मिला लेकिन मैंने कभी कदर नहीं की, सबसे बढ़कर इतनी मोहब्बत करने वाली वाइफ, मगर अब मैं सब कुछ खो दूंगा। यही इन दोनों आदमियों को दिखाया जाता है जो हमेशा रॉड का पीछा किया करते थे। इन्हें देखते ही डीन इनकी तरफ बढ़ता है। वो डीन को मुक्का मारकर गिरा देते हैं और फिर पेपर निकालते हुए रॉड को देते हैं और कहते हैं कि ये कोर्ट नोटिस है, आइंदा अपनी बेकार आवाज में किसी बैंड का गाना मत गाना। रॉड खुश हो जाता है कि वो लोग उसे मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नोटिस देने के लिए उसका पीछा करते थे। अब सब डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। यही ये चारों भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।